हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप। सो आज की इस वीडियो में हम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि आपने भी सुना होगा, जिसको हम टीबी भी बोल देते हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि ये कोई नई डिजीज़ तो है नहीं, ये बहुत पुराने टाइम से डिजीज़ चलती आ रही है। ओके, सो ये डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो सबसे पहले अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके अनदर नेम हम इसको और किस नामों से जान सकते हैं। तो सबसे पहले थाइसिस। थाइसिस, अब देखो हम एक एक करके इनको वैसे आगे भी डिस्कस करेंगे कि इसका ये नेम क्यों रखा है, बट अभी मैं फिर से बता देती हूँ पहले आपको एक बार। तो जो थाइसिस नाम था इसका, वो इसलिए रख दिया था, क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, थाइसिस का वैसे असली मतलब होता है कि कंजप्शन, यानी कि कंज्यूम कर लेना। अगर मान लो एक बार ये बैक्टीरिया बॉडी में आ गया, देन क्या होता था, ये पूरी बॉडी को अंदर से खा लेता था, जैसे एक तरह कंज्यूम कर लेता था। ओके, मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है हमें इस डिजीज़ में। ओके, सो इस वजह से इसको थाइसिस बोल दिया गया। दूसरा, इसको पल्स डिजीज़ भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो इसमें ना हमें गांठें देखने को मिलती है एक तरह, ठीक है। तो वो गांठें अपीयर ऐसी होती है जैसे पर्ल की शेप में अपीयर होती है। सो इन एरियाज़ में हमें क्या देखने को मिलते हैं, लेजेंस। देखो गांठें तो होंगी, देखने को मिलेंगी, बट उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, लेजेंस भी देखने को मिलेंगे। ओके, लेजेंस क्या होते हैं, जैसे मान लो स्किन पे रैश हो गए, घाव हो गए किसी तरह की, ठीक है, उसको हम लेजेंस बोल देते हैं। लेजेंस देखो या तो बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। बाहर वाले सरफेस पे मतलब यानी कि स्किन पे, अंदर यानी कि किसी ऑर्गन में। ओके, तो डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट इसको हम बोल देते हैं स्क्रोफुला बोल देते हैं, ठीक है। स्क्रोफुला भी इसका अनदर नेम है, और पॉट डिजीज़ भी बोल देते हैं इसको। सो आई होप आपको इनके ये नेम्स क्लियर होंगे जो सिनोनियम्स हैं, थाइसिस, पर्ल्स डिजीज़, स्क्रोफुला, पॉट डिजीज़। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, कौन सी तरह की जूनोसिस है? या तो ये हम इसको बोल देते हैं डायरेक्ट एंथ्रोपूजोनोसिस, या हम जूएंथ्रोपोनोसिस बोल देते हैं इसको। ओके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक डिजीज़ एनिमल टू ह्यूमन फैल रही है या ह्यूमन टू एनिमल फैल रही है। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, देखो सबसे पहले ये डिजीज़ फैलती किन में है? देखो ये तो ह्यूमंस में होती है और एनिमल्स में, दोनों में होती है। ओके, ये एक तरह की क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ है। अब देखो ये भी हमें अब तक तो पता लग ही गया है कि एक्यूट और क्रॉनिक क्या होता है। एक्यूट स्टेज होती है स्टार्टिंग वाली। ओके, क्रॉनिक स्टेज होता है इसका लेट फेज। ओके, मतलब इसमें क्या होता है, एक्यूट में जो सिम्टम्स होते हैं, स्टार्टिंग में क्या सिम्टम्स आते हैं, क्रॉनिक यानी कि वो बीमारी लेटली कैसी बन गई है। ओके, अगर उसको हमने ट्रीट नहीं किया। अब बात करेंगे कि ये हो किस वजह से रहा है। अब आपको मैंने बताया कि ये कौन सी डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो मतलब इसको कॉज कौन करेगा, बैक्टीरिया ही कॉज करेगा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम। ओके, माइकोबैक्टीरियम इस एजेंट जो इस डिजीज़ को कॉज करेगा उसका नेम है। अब ये करता क्या है मेनली, देखो सारे धीरे धीरे करके ये क्या करता है, बैक्टीरिया सारे जो वाइटल ऑर्गन, सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करने लग जाता है, ये डैमेज करने लग जाएगा। कैसे डैमेज करने लग जाएगा, जैसे कि जिस इंसान या किसी एनिमल की बॉडी में ये बैक्टीरिया अगर एंटर कर गया, तो हमारा या एनिमल का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या सिम्टम्स शो करेगा इस डिज़ीज़ को लेके। ओके, तो कैसे सिम्टम्स होंगे उसमें, जैसे मैंने बताया, इसमें ट्यूबरकल देखने को मिलेंगे हमें, जिस भी ऑर्गन में ये जाएगा। ओके, ट्यूबरकल यानी कि लेजेंस एक तरह के। अब लेजेंस काफ़ी तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल हमने ऊपर बात की, तो काफ़ी तरह के लेजेंस हमें देखने को मिलते हैं इसमें। ओके, तो ट्यूबरकल बनाने लग जाता है ये हमारे वाइटल्स ऑर्गन में या एनिमल के। इसकी ये तो चलो क्रॉनिक फॉर्म है, ठीक है। इसकी क्या होती है, क्रॉनिक, ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है, ये तो आपको पता है। बट उसके अलावा ये क्या है, इसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो क्यों, क्योंकि पल्मोनरी जो वर्ड है वो रिलेटेड है किससे, लंग्स के साथ, ठीक है, लंग्स के साथ रिलेटेड है ये वर्ड। तो लंग्स में अगर इसके लंग्स में ये बैक्टीरिया आ गया तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब लंग्स का काम क्या होता है आपको पता है। देखो अब लंग्स को अगर इसने अफेक्ट कर दिया तो कैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं हमें, जैसे कफ हो गया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी रिलेटेड सिम्टम। ओके, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे फीवर हो गया, फीवर हो गया एनिमल को या मैन को, या फैटीग हो गया, या वेट लॉस हो गया। वेट लॉस तो होता ही है इसमें, वेट लॉस और वीकनेस ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इसमें। जैसे हमने ऊपर बात की ना यहाँ पे कि इस डिजीज़ को हम और क्या बोल देते हैं, जैसे इस डिजीज़ को हम थाइसिस बोल देते हैं। जैसे कंजम्पशन यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है वेट लॉस, तो धीरे धीरे बॉडी के क्या टिश्यूज वगैरह सब कुछ क्या होने लग जाएंगे, अंदर से खत्म होने लग जाएंगे। ओके, क्यों, बैक्टीरिया उनको क्या कर रहा है, उन पे फीड कर रहा है, उनको डैमेज कर रहा है। ओके, इस वजह से। उसके अलावा चेस्ट पेन हो सकती है। बाकी रात को जैसे नाइट स्वेट हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर बात करें तो नाइट स्वेट यानी कि पसीना आने लग जाएगा रात में। सो अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो आपको पता है ये डिजीज़ बहुत पुरानी है, कोई न्यू डिजीज़ तो नहीं है ये।
तो सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने और एरिस्टोटल ने 15th सेंचुरी में क्या किया था, इसके बारे में बताया था, ठीक है। और इसको थाइसिस बोला गया था तब, क्योंकि उन्होंने बताया था, उन्होंने इसके सिम्टम्स देखे थे कि क्या कर रहा है ये डिजीज, अंदर से क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है एक तरह, ठीक है। क्योंकि थाइसिस का जो मतलब होता है वो यही होता है कि कंजप्शन, ओके, कंजप्शन यानी कि कंज्यूम कर लेना, ओके। तो कंज्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, टिश्यूज वगैरह जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को जो कि हमारी पूरी बॉडी जिनसे बनी ही है, ठीक है, बॉडी में हमारे प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि कार्लमेट एंड ग्वेरिन, ये वेटनरियंस थे। अब इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले टीबी के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाई थी जिसको हमने बोला था बीसीजी वैक्सीन, जिसको हम बोलते हैं बीसीजी वैक्सीन। अब बीसीजी वैक्सीन बेसाइल कार्लमेट ग्वेरिन, ओके। अब देखो इनके नेम से इन्होंने रख दिया। अब बेसाइल क्यों बोला गया है, देखो अब इसकी जो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, बैसिलस शेप का होता है, ये बैसिलस बैक्टीरिया होता है, इस वजह से इन्होंने क्या रख दिया, इसका नेम बैसिल कार्लमेट ग्वेरिन नाम रख दिया इस वैक्सीन का, ओके। सो ये इन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी। बाकी एक जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट था वो भी होता है इसमें। सबसे पहले जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट जिसने डिस्कवर किया था, ओके, उस पर्सन, उसका नाम था वॉन पायरक्विट, ओके। 1907 में सबसे पहले ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है डिस्कवर किया गया था बाय द पर्सन नेम्ड वॉन पायरक्विट, ओके। अब हम बात करेंगे इसकी एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ कॉज, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। अब कारण तो पता लग गया हमें कि कारण क्या है इसका, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से, माइकोबैक्टीरियम की वजह से हो रहा है, ओके। अब जो माइकोबैक्टीरियम है ना, ये बैक्टीरिया अभी है कैसा नेचर का, फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन है ये, मतलब ये बॉडी के अंदर भी ग्रो करेगा और बॉडी के बाहर भी ग्रो करेगा। किसकी बॉडी के, होस्ट की बॉडी, जिसको इसने इफेक्ट करना है, ठीक है। और ये है कैसा बैक्टीरिया, ये है जैसे अगर हम इसको स्टेन करें, अब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमने क्यों बोला है, क्यों बोलते हैं हम, देखो जब ये बैक्टीरिया को हम स्टेन करते हैं किसी डाई से, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन से या किसी और डाई से, तो ये कौन सा कलर देती है, ये देती है हमें वॉयलेट या पर्पल कलर देती है, ओके। तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है ये, कौन सी तरह का बैक्टीरिया है ये, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ओके। ऑन द अदर हैंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, ओके। जब उनको स्टेन करते हैं हम तो वो ब्लूइश कलर देते हैं हमें। ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज को। बाकी जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज की अगर हम बात करें ना, कि जैसे मोस्ट कॉमन कौन सी हो सकती है, जैसे कैटल में कौन सी हुई, ठीक है, डॉग्स में कौन सी हुई, तो मोस्ट जो कॉमन है, ठीक है, माइकोबैक्टीरिया की स्पीशीज वो कौन सी है, एम बोविस, यानी कि माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो कि किन में देखी जाती है, मोस्टली कैटल में देखी जाती है, डॉग में देखी जाती है और स्वाइन में, ठीक है। अब ये तो पता है ना आपको, कैटल और स्वाइन हमने किसको बोला है यहाँ पे। उसके बाद होता है कि और कौन सी देखी जाती है स्पीशीज इसकी, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। देखो वैसे तो जो वर्ड यहाँ पे एवियम है ना, एवियन वर्ड इज रिलेटेड टू बर्ड्स, बर्ड से रिलेट करता है ये, ठीक है। तो जहाँ एवियम होगा तो मतलब इट इज रिलेटेड विद बर्ड्स, ओके। वैसे ज्यादातर मोस्ट कॉमन तो होती है बॉबिस, बट एवियम भी, एवियम बर्ड्स में देखी जाएगी। बर्ड्स के अलावा ये स्वाइन और शीप में भी वैसे कभी कभार देखने को हमें मिलती है। उसके बाद आती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ओके। जो मेन जो इसका नाम है डिजीज का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये हमें देखने को मिलती है, किन में देखने को मिलती है, ये हमें मैन में, चाहे नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है, चाहे कैटल, डॉग, स्वाइन, ठीक है, इन सब में देखने को मिलती है हमें। बट ये तो चलो कॉमन की बात हो रही है यहाँ पे कि कॉमनली कौन कौन सी देखी जाती है। अगर हम बात करें, चलो बर्ड्स की बात होगी, कैटल की बात होगी, ह्यूमन, डॉग, सबकी बात हो गई। बट अगर जैसे मेरीन, जो पानी में जैसे फिशेज वगैरह होती है ना, तो पानी में भी तो होता ही है बैक्टीरिया, तो वहां पे जो फिशेज वगैरह में अगर ये हो गया, तो कौन सा फिशेज में कौन सा देखा जाता है, माइकोबैक्टीरियम मैरिनम, मैरिन वर्ड इज रिलेटेड विद वाटर। अब मेनली जो ये बैक्टीरिया है वैसे तो हर जगह प्रेजेंट होता है, हम बोलते हैं ना कि कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर से डिजीज फैल गई। तो देखो मेनली जो सॉइल और वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम इंटर सेलुलर, ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है मोस्ट कॉमन केस में, पानी में और मिट्टी में जो पाया जाता है कॉमनली, माइकोबैक्टीरियम इंट्रा सेलुलर, ओके। अब जो ये टीबी है ये हो कैसे सकता है, देखो एक तो अगर आप एनिमल एनिमल और ह्यूमन में दोनों में होता है ना, तो होता कैसे है, देखो अगर इसका क्या ना किया जाए, अच्छे तरीके से केयर ना रखी जाए अपनी हेल्थ की, ओके। दूसरी चीज माल न्यूट्रिशन, अच्छे से खाना ना मिलना, तब भी हो सकता है ये। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे कि मान लो जो कि जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, रहने के लिए खास अच्छी जगह नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि इसका इन्फेक्शन होने का सोर्स क्या होता है ह्यूमन में और एनिमल्स, इंसानों में ये एक दूसरे से कैसे फैलती है, ये फैलती है जैसे जो मान लो, अब क्या होता है इस डिजीज़ में, कफ होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि लंग्स अफेक्ट होते हैं इस डिजीज़ में। तो फिर क्या होता है, जब इंसान ह्यूमन एक जो खांसता है, ओके, तो उसके जो कफ में क्या आता है, एक तरह का म्यूकस सब्सटेंस आता है जिसको हम बोल देते हैं
स्पूटम, जिसको हम स्पूटम बोल देते हैं, ठीक है। अब वो कफ के द्वारा जो म्यूकस सब्सटेंस आ रहा है ना, उसके थ्रू भी क्या हो सकती है, ह्यूमंस में एक दूसरे को इन्फेक्शन हो सकती है। बट अगर बात करें हम बोवाइंस की, ठीक है, तो बोवाइंस में कैसे इन्फेक्शन होगी। अब मैंने आपको बताया, अगर किसी भी एनिमल को डिजीज़ है तो उसके मिल्क से, फीसेस से, ठीक है, या कोई भी उसका सिक्रीशन हो रही है, उससे क्या हो जाएगी, फिर एक दूसरे को डिजीज़ इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल, मतलब आपके आसपास के वातावरण से आपको क्या, कैसे इन्फेक्शन हो सकता है एक मैन को और एक काउज़ को या किसी भी एनिमल को, डोमेस्टिक एनिमल को कैसे इन्फेक्शन हो सकता है एनवायरनमेंट से। तो मान लो वाटर या पानी या मिट्टी या डस्ट जो भी है वो कंटेमिनेटेड है, ठीक है। किससे कंटेमिनेटेड है, वो विद ह्यूमन एंड एनिमल सोर्स, मतलब उसमें अगर मान लो ह्यूमंस का कोई भी म्यूकस सब्सटेंस या फिर उसमें एनिमल का कुछ भी, कोई भी सोर्स, जैसे मान लो मिल्क या फीसिस है एनवायरनमेंट में कहीं भी कंटेमिनेटेड, तो फिर उसके द्वारा भी क्या हो सकती है, ये डिजीज़ फैल सकती है। क्यों, देखो सॉइल में, यहाँ पे सॉइल और वाटर कंटेमिनेटेड क्यों बोला गया, क्योंकि कंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर में जो माइकोबैक्टीरियम पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम मल्टीप्लाई इन द वाटर एंड सॉइल। तो ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वातावरण में हमें डिजीज़ हो सकती है या एनिमल्स को। ये बीमारी का ट्रांसमिशन होता कैसे, हमने तो बात कर ली कि हाँ कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट से इन्फेक्शन हो सकता है, पर अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें कि कैसे ट्रांसमिट कर सकती है बीमारी, ठीक है, कैसे ट्रांसमिशन होगा इस बीमारी का ह्यूमन बींग्स में, या तो देखो मैंने पहले बताया आपको इंजेक्शन या इनहेलेशन से, ठीक है, जो मेन कॉमन मोड है, कॉमन तरीका कहाँ से कैसे बैक्टीरिया अंदर जा सकता है, या तो इंजेक्शन से, मतलब या तो इंजेस्ट करेगा वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इंजेस्ट कैसे करेगा, थ्रू माउथ या फिर थ्रू इनहेलेशन। जैसे मान लो एक पर्सन ने क्या किया, कफ, ठीक है, एक पर्सन खांसा, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो कफ के या म्यूकस के, ठीक है, उसको क्या कर लिया जाए, ड्रॉपलेट्स को, उन एयर ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया जाए, मतलब सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं वो, ओके। तो इनहेलेशन के थ्रू भी ये फैल सकती है, ये कॉमन मोड है कि कैसे अंदर जाएगा बैक्टीरिया। या तो ऐसा कुछ हमने डायरेक्टली कुछ गंदी चीज़ खा ली तो अंदर जा सकता है, या तो वही मान लो अगर कहीं भी किसी भी एरिया में कोई ऐसा ऑलरेडी पर्सन है जिसको ये टीबी है, तो वो कफ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हम उसके पास बैठे हैं, उसके कफ के ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर चले गए अगर सांस के द्वारा, तो भी हो सकती है ये डिजीज़, ओके। और कैसे फैल सकती है, वही एरोजोल रूट, एरोजोल रूट मतलब थ्रू एयर, एयर के थ्रू ही तो जाएंगे ना बैक्टीरिया अंदर, हम सांस कैसे लेंगे। अगर टीबी हो रखा है किसी ह्यूमन को, तो अगर वो कफ कर रहा है, वही जो मैंने बताया, तो जा सकता है वो डायरेक्टली हमारे अंदर थ्रू एयर, ओके। या फिर मैंने बताया ड्रॉपलेट्स उसके, ठीक है, जो भी म्यूकस मटेरियल होगा टीबी वाले पेशेंट्स का, कफ के थ्रू आएगा जो, ठीक है, उसके थ्रू हो सकता है। या फिर फोमाइट्स, अगर मतलब कि कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे उसने खांसा और उसके ड्रॉपलेट्स हैं उस एरिया में, अगर आप उस एरिया के कॉन्टेक्ट में आए तो भी हो सकता है। एरिया कैसा, मतलब मान लो कोई भी नॉन लिविंग थिंग, ओके। और कैसे हो सकता है, बहुत तरह से हो सकता है, बट मेन जो चीज़ है इसकी कैसे हो सकता है, या तो और कैसे हो सकता है, इन्फेक्टेड मिल्क, जो मिल्क इन्फेक्टेड है उसको आपने पी लिया, उससे भी हो सकता है, ठीक है। या फिर मान लो एनिमल्स के कॉन्टेक्ट में अगर आप आ रहे हैं जिनको टीबी है एनिमल्स को, तो अगर वो एनिमल चाहे खांस रहा है, चाहे आप उसका उसके पास हैं, चाहे उसका जो बिछावन मटीरियल, जो भी उसका बेडिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके थ्रू भी हो सकता है, मतलब बेडिंग मटेरियल यानी कि जो बिछाते हैं जहाँ पे एक एनिमल बैठ रहा है, तो इस द्वारा क्या हो सकता है, ऐसे इन्फेक्शन फैल सकता है ह्यूमंस में। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं हम, ओके। तो ये तो था ह्यूमन के बारे में। अब क्या है यहाँ पे एनिमल्स में कैसे फैलेगा, देखो एनिमल्स में तो एक दूसरे से डायरेक्टली फैल जाएगा। कैसे, एक एनिमल्स देखो एक दूसरे के बिल्कुल पास में रहते हैं ना, जैसे कोई काऊ शेड होगी या कोई गौशाला कहीं भी, तो एनिमल्स बिल्कुल पास पास रहते हैं, आपने देखा है। तो अगर एक एनिमल है जिसको टीबी है तो उसके साथ ही दूसरा एनिमल है, तो वो तो डायरेक्टली हो जाएगा उनको, जैसे एक एनिमल से दूसरे एनिमल में हो जाएगा। कैसे, मान लो उसके कुछ भी डिस्चार्ज हैं, कोई भी डिस्चार्ज हो रहे हैं उस एनिमल के, ओके। डिस्चार्ज जैसे कि मान लो वही म्यूकस है ना जो हम ऊपर इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो एनिमल उसके कांटेक्ट में आएगा तो भी हो जाएगी। या फिर मान लो किसी इंसान को है तो इंसान से हो जाएगी एनिमल में, अगर वो इंसान एनिमल के पास आ रहा है ना। दूसरा और कैसे हो सकती है, काफ की अगर हम बात करें तो काफ में कैसे होगी, वही अगर मान लो उसने अपनी मदर से अगर उसने क्या कर लिया, काऊ से मिल्क पी लिया, जिसको काऊ को टीबी है, तो वो मिल्क भी क्या है, कंटेमिनेटेड है, तो उस मिल्क पे काफ अगर फीड कर रहा है उसको डायरेक्ट हो गया, ठीक है। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन है ये, कॉन्जेनिटल यानी कि मदर टू बेबी वो हो सकता है डिजीज़, ओके। ऐसे भी हो सकता है। या मान लो आर्टिफिशियल एआई कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा भी फैल सकता है अगर जो सीमेन क्या है इन्फेक्टेड है। वैसे तो सीमेन को लैब्स में ले जाके चेक किया जाता है कि कोई डिजीज़ नहीं है, इसको अच्छा क्वालिटी का सीमेन है या नहीं, ठीक है, बट अगर नहीं होता ऐसे देन
देन क्या हो सकता है, टीबी ट्रांसफ़र हो सकती है एक एनिमल से दूसरे दूसरे एनिमल में, यानी कि मेल टू फीमेल ये जा सकती है थ्रू सीमेन। इन्फेक्टेड है जो, इसका सीमेन भी इन्फेक्टेड होगा उससे। तो ये थे इसके नॉर्मल कि कैसे फैल सकती है बीमारी, ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि हाँ, इसके मेन चीज़ पे आएँगे हम कि क्या आपको सिम्पटम देखने को मिलेंगे उस डिज़ीज़ में। तो हम कैसे एक डिज़ीज़ को पहचान सकते हैं अगर हम बात करें इंसानों की। इंसानों में देखो जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे मान लो ये एक इंसान है और ये बैक्टीरिया एक इंसान के अंदर आ गया है, ठीक है? अब ये जो बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया, ठीक है? तो ये सिम्पटम्स कब शो करेगा? कितने दिन में शो करेगा? ओके, तो उसको बोला जाता है क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का, मतलब उसको कितना टाइम लग गया ग्रो करने में, ग्रो करके कब उसने सिम्टम दिखाए। ओके, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 6 हफ्ते तक। जनरल साइंस इसके क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो भूख नहीं लगेगी उसको, खाना नहीं खाएगा वो, है ना, वेट लॉस हो जाएगा उसका, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा, उसको आलस आएगा, बुखार आ सकता है, उसको ठंड लग सकती है बुखार में। तो ये इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं। बाकी अगर हम बात करें और सिम्टम्स के बारे में, बाकी अगर हमें, ठीक है, ये डिज़ीज़ एसिम्प्टोमेटिक लग रही है, अगर हमें नहीं पता लग रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्यूबरक्लिन टेस्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। हम उससे पता कर सकते हैं कि हाँ, ये उससे पता लग जाएगा हमें कि इसको टीबी है या नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, और भी काफ़ी तरह हमें पता लग सकता है, जैसे मान लो उसके जो बोन्स वगैरह हैं, है ना, जैसे रीनल एरिया हो गया, बोन हो गया, तो उसमें हमें लेजन्स दिखने लगेंगे। लेजन्स यानी कि घाव कुछ दिखने लग जाएंगे। ओके, एक इन 1 ईयर, 1 साल के आसपास जब वो होगा, 1 साल के आसपास। और क्या साइन हो सकते हैं, और डिपेंड करता है ऑर्गन सिस्टम पे कि हाँ, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है। जैसे हमने बात की ना, लंग्स अफेक्ट होते हैं इसमें। ओके, तो उसके द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। बाकी और क्रोनिक पल्मोनरी टीबी भी है ये। अब मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स। अब क्रोनिक क्या होता है, अब मैंने बताया था कि एक स्टार्टिंग फेज होता है, एक लेट फेज, जब धीरे 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 बीमारी बहुत टाइम तक ट्रीट ही नहीं की, ठीक है, हमने, तो वो क्रोनिक फेज बन गया, लेट फेज हो गया वो। तो फिर क्रॉनिक पल्मोनरी टीबी, अब इसमें क्या होगा, पल्मोनरी किससे रिलेटेड है, लंग्स के साथ, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, हमें कफ होगा, ठीक है, एक म्यूकस की प्रोडक्शन होगी। ओके, तो ये चीज़ें हो सकती है जब ये लंग्स को अफेक्ट करेगा तब। जो मिडल एज वाले होते हैं ना लोग, उनमें क्या हो जाते हैं, पल्मोनरी लेजन्स हमें देखने को मिलते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, लिम्फेडेनाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है इसमें। मतलब ये क्या होता है, लिम्फेडेनाइटिस में, लिम्फेडेनाइटिस जो है वो ज़्यादातर किन में देखा जाता है, जो बच्चे होते हैं जो अभी 5 साल तक के होते हैं, ठीक है, उनमें देखा जाता है। अब लिम्फ वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें कुछ ना कुछ लिम्फ नोड्स के रिलेटेड हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लिम्फ नोड जो होंगे वो इफेक्ट होंगे इसमें। कौन से लिम्फ नोड, जो नेक के पास होंगे, क्लोज टू द जॉ बोन के पास होते हैं जो, वो इफेक्ट हो जाते हैं इस डिजीज़ की वजह से, ठीक है। उसके बाद अगर ये हम बात करें स्किन को कैसे अफेक्ट करता है, तो अगर हम बात करें कि ये स्किन को कैसे अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, तो स्किन को कैसे अफेक्ट करेगा ये, अब अब स्किन को कैसे अफेक्ट करेगा ये, स्किन के ऊपर भी हमें लेजन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप पता कर सकते हैं कि हाँ, स्किन पे आपके अल्सर्स हो गए, ओके, धीरे धीरे क्या हो गए, वो डार्क हो रहे हैं, ओके, तो उससे आप पता कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें इसकी एनिमल्स में, कि एनिमल्स में कैसे पता कर सकते हैं हम, देखो एनिमल्स को होगा हाई फीवर, ठीक है, या फिर उसको क्या होगा, अगर उसके जॉब वाला रीजन अफेक्ट हो रहा है, देन उसको क्या, च्यू करने में, खाना जो है वो उसकी फीड जो चबाने में तब भी प्रॉब्लम होएगी, या फिर उसका बॉडी वेट क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो लंग्स अफेक्ट होंगे तो ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी आएगी। अगर उसको कफ है तो वो भी कफ के टाइम भी उसको पेन होगी, और ड्राई कफ होगा, ब्लॉट हो सकता है क्रॉनिक, या एब्डोमिनल उसको पेन हो सकती है। तो ये सिम्टम्स थे एक ह्यूमन में और एक एनिमल में, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा हम इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, देखो डायग्नोस करना इसका थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मल सिम्टम्स ये मिलते जुलते हैं, है ना। ज़्यादातर डिजीज़ में क्या होता है, फीवर होता है, कफ होता है ना, ये भूख नहीं लगती उसको। तो इसका टीबी का डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी जो इसके सिम्टम्स हैं वो भी क्या दिखते हैं, हमें थोड़े लेट दिखते हैं। तो इसके लिए क्लिनिकली टेस्टिंग की जाती है, लैब टेस्ट किए जाते हैं। जो मेन टेस्ट है ना, वो इसके लिए कौन सा किया जाता है, इंट्राडर्मल टीबी टेस्ट, ठीक है, जिसको हम ट्यूबरक्लिन,
या फिर हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं, एलाइजा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एलाइजा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक जील नेसेंस ट्रेनिंग होती है वो यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, इसको डिटेक्ट करने के लिए। या फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं इसकी हम पीसीआर से। सो ये इसके मेंस तो ऐसे हम एक डिजीज़ को इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा एक होता है इसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है, तो वो एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। अब होता क्या है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, ऐसे वो रहते हैं ना, तो उनका मेनली इलाका जो पुअर इलाके में रहेंगे वो, है ना, तो वहाँ पे जब मान लो उनके पास पैसे ही नहीं है तो फिर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाएंगे, अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाएंगे, तब तो बैक्टीरियाज वगैरह के कांटेक्ट में ही रहेंगे वो। ओके, सो तब हो सकती है, या तो मान लो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है तो भी ये बैक्टीरियल डिजीज ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे, कि लोगों को पता ही नहीं, लोग अवेयर ही नहीं है कि हाँ जी ये इस नाम की भी कोई डिजीज़ है, ऐसे सिम्टम मतलब ये वाली डिजीज़ हो सकती है। ओके, सो इस वजह से, सो ये इन वजह से अगर ध्यान ना रखा जाए, हाइजीन ना मेंटेन किया जाए, ओके, अवेयर ना किया जाए लोगों को, तब तक क्या होता रहेगा, तब तक ये डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती जाएगी। ओके, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इसका इन्फेक्शन होने का सोर्स क्या होता है ह्यूमन में और एनिमल्स। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस मतलब इंसानों में, ये एक दूसरे से कैसे फैलती है, ये फैलती है जैसे जो मान लो, अब क्या होता है इस डिजीज़ में, कफ होता है, ठीक है, अब मैंने बताया था कि लंग्स अफेक्ट होते हैं इस डिजीज़ में। तो फिर क्या होता है, जब इंसान ह्यूमन एक जो खांसता है, ओके, तो उसके जो कफ में क्या आता है, एक तरह का म्यूकस सब्सटेंस आता है जिसको हम बोल देते हैं स्पूटम, जिसको हम स्पूटम बोल देते हैं, ठीक है। अब वो कफ के द्वारा जो म्यूकस सब्सटेंस आ रहा है ना, उसके थ्रू भी क्या हो सकती है, ह्यूमंस में एक दूसरे को इन्फेक्शन हो सकती है। बट अगर बात करें हम बोवाइंस की, ठीक है, तो बोवाइंस में कैसे इन्फेक्शन होगी, अब मैंने आपको बताया अगर किसी भी एनिमल को डिजीज़ है तो उसके मिल्क से, फीसेस से, ठीक है, या कोई भी उसका सिक्रीशन हो रही है उससे क्या हो जाएगी, फिर एक दूसरे को डिजीज़ इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल, मतलब आपके आसपास के वातावरण से आपको क्या, कैसे इन्फेक्शन हो सकता है एक मैन को और एक काउज को या किसी भी एनिमल को, डोमेस्टिक एनिमल को कैसे इन्फेक्शन हो सकता है एनवायरनमेंट से। तो मान लो वाटर या पानी या मिट्टी या डस्ट जो भी है वो कंटेमिनेटेड है, ठीक है, किससे कंटेमिनेटेड है, वो विद ह्यूमन एंड एनिमल सोर्स, मतलब उसमें अगर मान लो ह्यूमंस का कोई भी म्यूकस सब्सटेंस या फिर उसमें एनिमल का कुछ भी, कोई भी सोर्स, जैसे मान लो मिल्क या फीसिस है एनवायरनमेंट में कहीं भी कंटेमिनेटेड, तो फिर उसके द्वारा भी क्या हो सकती है, ये डिजीज़ फैल सकती है। क्यों, देखो सॉइल में, यहाँ पे सॉइल और वाटर कंटेमिनेटेड क्यों बोला गया, क्योंकि कंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर में जो माइकोबैक्टीरियम पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम मल्टीप्लाई इन द वाटर एंड सॉइल। तो ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वातावरण में हमें डिजीज़ हो सकती है या एनिमल्स को। ये बीमारी का ट्रांसमिशन होता कैसे, हमने तो बात कर ली कि हाँ कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट से इन्फेक्शन हो सकता है, पर अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें कि कैसे ट्रांसमिट कर सकती है बीमारी, ठीक है, कैसे ट्रांसमिशन होगा इस बीमारी का ह्यूमन बींग्स में, या तो देखो मैंने पहले बताया आपको इंजेक्शन या इनहेलेशन से, ठीक है, जो मेन कॉमन मोड है, कॉमन तरीका कहाँ से कैसे बैक्टीरिया अंदर जा सकता है, या तो इंजेक्शन से, मतलब या तो इंजेस्ट करेगा वो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को इंजेस्ट कैसे करेगा, थ्रू माउथ, ठीक है, तो किसी भी कंटेमिनेटेड चीज़ को उसने खा लिया, मतलब थ्रू, या मान लो उसके हाथ गंदे हैं या फिर कोई ऐसी सोर्स थी, ठीक है, उसके द्वारा क्या चला जाएगा, वो उसके अंदर जा सकता है। या फिर थ्रू इनहेलेशन, जैसे मान लो एक पर्सन ने क्या किया, कफ, ठीक है, एक पर्सन खांसा, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो कफ के या म्यूकस के, ठीक है, उसको क्या कर लिया जाए, ड्रॉपलेट्स को, उन एयर ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया जाए, मतलब सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं वो, तो इनहेलेशन के थ्रू भी ये फैल सकती है। ये कॉमन मोड है कि कैसे अंदर जाएगा बैक्टीरिया, या तो ऐसा कुछ हमने डायरेक्टली कुछ गंदी चीज़ खा ली तो अंदर जा सकता है, या तो वही मान लो अगर कहीं भी किसी भी एरिया में कोई ऐसा ऑलरेडी पर्सन है जिसको ये टीबी है, तो वो कफ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, हम उसके पास बैठे हैं, उसके कफ के ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर चले गए अगर सांस के द्वारा, तो भी हो सकती है ये डिजीज़। ओके, और कैसे फैल सकती है, वही एरोजोल रूट मतलब थ्रू एयर, एयर के थ्रू ही तो जाएंगे ना बैक्टीरिया अंदर। हम अगर टीबी हो रखा है किसी ह्यूमन को, तो अगर वो कफ कर रहा है, वही जो मैंने बताया, तो जा सकता है वो डायरेक्टली हमारे अंदर थ्रू एयर। ओके, या फिर मैंने बताया ड्रॉपलेट्स उसके, ठीक है, जो भी म्यूकस मटेरियल होगा टीबी वाले पेशेंट्स का, कफ के थ्रू आएगा जो, ठीक है, उसके थ्रू हो सकता है। या फिर फोमाइट्स, अगर मतलब कि कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे उसने खांसा और उसके ड्रॉपलेट्स हैं उस एरिया में, अगर आप उस एरिया के कॉन्टैक्ट में आए तो भी हो सकता है। एरिया कैसा, मतलब मान लो कोई भी नॉन लिविंग थिंग, ओके। और कैसे हो सकता है, इन्फेक्टेड मिल्क, जो मिल्क इन्फेक्टेड है उसको आपने पी लिया,
उससे भी हो सकता है, ठीक है। या फिर मान लो एनिमल्स के कांटेक्ट में अगर आप आ रहे हैं जिनको टीबी है एनिमल्स को, तो अगर वो एनिमल चाहे खांस रहा है, चाहे आप उसका उसके पास हैं, चाहे उसका जो बिछावन मटेरियल जो भी उसका बेडिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके थ्रू भी हो सकता है, मतलब बेडिंग मटेरियल यानी कि जो बिछाते हैं जहाँ पे एक एनिमल बैठ रहा है, इस द्वारा क्या हो सकता है, ऐसे इन्फेक्शन फैल सकता है ह्यूमंस में। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो ये तो था ह्यूमन के बारे में। अब क्या है यहाँ पे एनिमल्स में कैसे फैलेगा? देखो एनिमल्स में तो एक दूसरे से डायरेक्टली फैल जाएगा। कैसे? एक एनिमल्स देखो एक दूसरे के बिल्कुल पास में रहते हैं ना, इन जैसे कोई काऊ शेड होगी या कोई गौशाला कहीं भी, तो एनिमल्स बिल्कुल पास पास रहते हैं, आपने देखा है। तो अगर एक एनिमल है जिसको टीबी है तो उसके साथ ही दूसरा एनिमल है, तो वो तो डायरेक्टली हो जाएगा उनको से। मान लो उसके कुछ भी डिस्चार्ज हैं, कोई भी डिस्चार्ज हो रहे हैं उस एनिमल के, ओके, डिस्चार्ज जैसे कि मान लो वही म्यूकस है ना जो हम ऊपर इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो एनिमल उसके कांटेक्ट में आएगा तो भी हो जाएगी। या फिर मान लो किसी इंसान को है तो इंसान से हो जाएगी एनिमल में, अगर वो इंसान एनिमल के पास आ रहा है ना। दूसरा और कैसे हो सकती है, काफ की अगर हम बात करें तो काफ में कैसे होगी, वही अगर मान लो उसने अपनी अगर उसने क्या कर लिया, काऊ से मिल्क पी लिया, जिसको काऊ को टीबी है, तो वो मिल्क भी क्या है, कॉन्टेमिनेटेड है, तो उस मिल्क पे काफ अगर फीड कर रहा है उसको डायरेक्ट हो गया, ठीक है। कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन है ये, कॉन्जेनिटल यानी कि मदर टू बेबी वो हो सकता है डिजीज, ओके, ऐसे भी हो सकता है। या मान लो आर्टिफिशियल एआई कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा भी फैल सकता है अगर जो सीमेन क्या है इन्फेक्टेड है। वैसे तो सीमेन को लैब्स में ले जाके चेक किया जाता है कि कोई डिजीज़ नहीं है, इसको अच्छा क्वालिटी का सीमेन है या नहीं, ठीक है, बट अगर नहीं होता ऐसे, देन देन क्या हो सकता है, टीबी ट्रांसफ़र हो सकती है एक एनिमल से दूसरे दूसरे एनिमल में, यानी कि मेल टू फीमेल ये जा सकती है थ्रू सीमेन। इन्फेक्टेड है जो, इसका सीमेन भी इन्फेक्टेड होगा उससे। तो ये थे इसके नॉर्मल की कैसे फैल सकती है बीमारी, ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि हाँ इसके मेन चीज़ पे आएंगे हम कि क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे उस डिजीज़ में। तो हम कैसे एक डिजीज़ को पहचान सकते हैं अगर हम बात करें इंसानों की। इंसानों में देखो जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा ना, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जैसे मान लो ये एक इंसान है और ये बैक्टीरिया एक इंसान के अंदर आ गया है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया, ठीक है, तो ये सिम्टम्स कब शो करेगा, कितने दिन में शो करेगा, ओके, तो उसको बोला जाता है क्या, इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का, मतलब उसको कितना टाइम लग गया ग्रो करने में, ग्रो करके कब उसने सिम्टम दिखाए, ओके। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 6 हफ्ते तक का, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट 3 to 6 वीक्स तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे कि पेशेंट, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं आते, बट नॉर्मल सिम्टम इसके जो होते हैं, जनरल साइंस इसके क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो भूख नहीं लगेगी उसको, खाना नहीं खाएगा वो, है ना, वेट लॉस हो जाएगा उसका, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा, उसको आलस आएगा, बुखार आ सकता है, उसको ठंड लग सकती है बुखार में, तो ये इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं। बाकी अगर हम बात करें और सिम्टम्स के बारे में, बाकी अगर हमें ठीक है ये डिजीज़ एसिम्प्टोमेटिक लग रही है, अगर हमें नहीं पता लग रहा तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, हम उससे पता कर सकते हैं कि हाँ ये, उससे पता लग जाएगा हमें कि इसको टीबी है या नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें और भी काफ़ी तरह हमें पता लग सकता है, जैसे मान लो उसके जो बोन्स वगैरह हैं, है ना, जैसे रीनल एरिया हो गया, बोन हो गया, तो उसमें हमें लेजन्स दिखने लगेंगे, लेजन्स यानी कि घाव कुछ दिखने लग जाएंगे, ओके। और क्या साइन हो सकते हैं, और डिपेंड करता है ऑर्गन सिस्टम पे कि हाँ कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, जैसे हमने बात की ना लंग्स अफेक्ट होते हैं इसमें, ओके, तो उसके द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। बाकी और क्रोनिक पल्मोनरी टीबी भी है ये। अब मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स, अब क्रॉनिक क्या होता है, अब मैंने बताया था कि एक स्टार्टिंग फेज होता है, एक लेट फेज, जब धीरे 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 बीमारी बहुत टाइम तक ट्रीट ही नहीं की, ठीक है हमने, तो वो क्रॉनिक फेज बन गया, लेट फेज हो गया वो। तो फिर क्रॉनिक पल्मोनरी टीबी, अब इसमें क्या होगा, पल्मोनरी किससे रिलेटेड है, लंग्स के साथ, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, हमें कफ होगा, ठीक है, एक म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, ओके। तो ये चीज़ें हो सकती है जब ये लंग्स को अफेक्ट करेगा तब। जो मिडल एज वाले होते हैं ना लोग, उनमें क्या हो जाते हैं, पल्मोनरी लेजन्स हमें देखने को मिलते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है इसमें। मतलब ये क्या होता है, लिम्फेडेनाइटिस में, लिम्फेडेनाइटिस जो है वो ज़्यादातर किन में देखा जाता है, जो बच्चे होते हैं जो अभी 5 साल तक के होते हैं, ठीक है, उनमें देखा जाता है। अब लिम्फ वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें कुछ ना कुछ लिम्फ नोड्स के रिलेटेड हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लिम्फ नोड जो होंगे वो इफेक्ट होंगे इसमें, कौन से लिम्फ नोड, जो नेक के पास होंगे, क्लोज टू द जॉ बोन के पास होते हैं जो, वो इफेक्ट हो जाते हैं इस डिजीज़ की वजह से। अब स्किन को कैसे अफेक्ट करेगा ये, स्किन के ऊपर भी हमें लेजन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे आप पता कर सकते हैं कि हाँ स्किन पे आपके अल्सर्स हो गए,
ओके, धीरे धीरे क्या हो गए वो डार्क हो रहे हैं। ओके, तो उससे आप पता कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी एनिमल्स में कि एनिमल्स में कैसे पता कर सकते हैं हम, देखो एनिमल्स को होगा हाई फीवर, ठीक है, या फिर उसको क्या होगा, अगर उसके जॉ वाला रीजन अफेक्ट हो रहा है देन उसको क्या च्यू करने में, खाना जो है वो उसकी फीड जो चबाने में तब भी प्रॉब्लम होएगी, या फिर उसका बॉडी वेट क्या होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो लंग्स अफेक्ट होंगे तो ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी आएगी। अगर उसको कफ है तो वो भी कफ के टाइम भी उसको पेन होगी और ड्राई कफ होगा। ब्लॉट हो सकता है क्रॉनिक, या एब्डोमिनल उसको पेन हो सकती है। तो ये सिम्टम्स थे एक ह्यूमन में और एक एनिमल में, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा हम इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, देखो डायग्नोस करना इसका थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मल सिम्टम्स ये मिलते जुलते हैं, है ना। ज़्यादातर डिजीज़ में क्या होता है, फीवर होता है, भूख नहीं लगती उसको। तो इसका टीबी का डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी जो इसके सिम्टम्स हैं वो भी क्या दिखते हैं हमें, थोड़े लेट दिखते हैं। तो इसके लिए क्लिनिकली टेस्टिंग की जाती है, लैब टेस्ट किए जाते हैं। जो मेन टेस्ट है ना वो इसके लिए कौन सा किया जाता है, इंट्राडर्मल टीबी टेस्ट, या फिर हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं, एलाइजा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एलाइजा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक जील नेसन स्टेनिंग होती है वो यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, इसको डिटेक्ट करने के लिए। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं इसकी हम पीसीआर से, ऐसे हम एक डिजीज़ को इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा एक होता है इसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है। तो वो एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। अब होता क्या है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, 0.1 ml हम क्या लेते हैं, पीपीडी लेते हैं, ठीक है, ऑफ ट्यूबरकुलिन। अब ये क्या है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं ये। अब क्या होता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है किसमें, एनिमल में, कहाँ, नेक के पास, नेक का हम फोल्ड लेते हैं और उसमें हम क्या कर देते हैं, 0.1 ml पीपीडी ऑफ ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने के बाद हम 48 आवर्स तक रुकते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका इस एरिया में हमने अगर इंजेक्ट किया था पीपीडी, तो उसका एरिया बाद में फिर से मेज़र किया जाता है कि ये जो फ़ोल्ड में इंजेक्ट किया था, ये सिर्फ़ इतना ही है या इससे बढ़कर इतना ज़्यादा स्वेल हो चुका है। अब इतना ज़्यादा मैंने बोला यहाँ पे, आपने ऐसे नहीं बताना है कि कितना ज़्यादा। उसकी भी क्या होती है, एक थिकनेस मेज़र की जाती है कि कितने एमएम थिकनेस पॉज़िटिव मानी जाती है, कितने एमएम थिकनेस है जो, अगर कोई चेंज नहीं आया तो मतलब नेगेटिव है वो। अगर उसमें थिकनेस बड़ी है देन वो पॉज़िटिव है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे ये ह्यूमन्स में कितनी थिकनेस मानी जाएगी ज़्यादा, ह्यूमन्स में मान लो अगर 5 एमएम से ज़्यादा होती है तो वो पॉजिटिव माना जाता है। अगर एनिमल्स की बात करें हम, तो एनिमल्स में कितना पॉजिटिव माना जाएगा, एनिमल्स में माना जाता है 4 एमएम तक अगर थिकनेस आ गई देन इट इज़ कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, यानी कि उसको ट्यूबरकुलोसिस टीबी है। या फिर और कैसे हम पता कर सकते हैं, देखो ये तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव पता कर सकते हैं ना, बट अगर हमने उसका कोई सैंपल लेना है किसी चीज़ का, जैसे कि मान लो उसका जो म्यूकस है ना, उसका ही अगर हमने सैंपल लेना है तो हम उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, जैसे उसको हम स्टेनिंग करते हैं, उसकी एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है, ठीक है, तो उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं, या फिर हम एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरे के द्वारा हम पता कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स का फीकल मैटर लेके उसमें एसिड फास्ट स्टेनिंग कर सकते हैं हम। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका डायग्नोस कर सकते हैं इस डिजीज़ का, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट में आप कीमोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए आप इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ड्रग्स भी कैसी आपने दवाइयाँ देनी है इसको। दवाइयाँ आप इसको दोगे बट अगर उसकी करेक्ट डोज़ेज को फ़ॉलो किया जाएगा, मतलब मान लो अगर 3 टाइम बोली है या फिर 1 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए, ओके, या फिर ईयरली भी बोली है लेने के लिए, जितने भी टाइम के लिए उस ड्रग को बोला है कि आप लो, देन आपको उस टाइम के लिए लेना ही पड़ेगा, ओके। तो आप इसको इनकम्प्लीट नहीं कर सकते, इसकी डोज़ की मान लो इतने टाइम की दी थी, इतने टाइम ले ली, देन कुछ फ़र्क दिखने लग गया, देन छोड़ दी। इसकी प्रॉपर डोज़ेज लेनी है इसकी, ठीक है। अगर नहीं ली जाती तो देन क्या हो सकता है, एमडीआर टीबी एंड एक्सडीआर टीबी हो सकता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या फिर एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। ये क्या होता है, या आप एक से ज़्यादा दवाई ले रहे हैं अगर, तो हो सकता है। एक्सट्रीम यानी कि आप अगर अगर 2 से भी ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं तो हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, अगर आप इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट करोगे तो प्रॉपर डोज़ेज में दवाई नहीं लोगे, देन क्या हो सकता है, उसकी वजह से क्या होगा, वो रेज़िस्टेंट हो जाएगा, ठीक है? उस स्पेसिफिक ड्रग को लेके वो रेज़िस्टेंट, यानी कि थोड़े टाइम तक क्या करेगा वो, उसको असर ही नहीं करेगी वो दवाई, ठीक है? तो हम यहाँ पे अब बात करेंगे कौन-कौन से बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स दे सकते हैं आप। पहले तो बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, ये क्या होता है? साइडल यानी कि इट इज़ रिलेटेड विद किलिंग द
बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स वो होंगे जो कि जिससे कि बैक्टीरिया बिल्कुल ही किल हो जाएगा। कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हो सकते हैं? एक हो सकता है राइफेम्पाइसिन, दूसरा हो सकता है आइसोनायाजिड, तीसरा हो सकता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऐसे करके बहुत सारे बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो कि उसको उसके बॉडी वेट के हिसाब से दिए जाते हैं। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने कितने अमाउंट में दिए जाते हैं ये ड्रग्स। उसके अलावा बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग होते हैं। बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स कौन से होते हैं? जो कि उस बैक्टीरिया की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, मतलब उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देते, ठीक है, उस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई नहीं होने देते, उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं। तो इसके लिए इथैम्ब्यूटोल दे सकते हैं या थायोएसिटाजोन दे सकते हैं। ओके, ऐसी ड्रग्स दी जाती है इसके लिए, ये भी बॉडी वेट के हिसाब से बताई जाती है कि इतनी ड्रग्स इसको देनी है। उसके अलावा और हम बहुत कुछ और दवाइयाँ दे सकते हैं, यानी कि ट्रिपल थेरेपी कर सकते हैं इसमें। ट्रिपल यानी कि हम इसको 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, वो कि जो कि इफेक्टिव माना जाता है, जैसे कि आइसोनायाजिड, राइफेम्पाइसिन, इथैम्ब्यूटोल, ये इसको दे सकते हैं। ओके, तो ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है इसका। अब एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स में हम क्या, ये तो बात की हमने ह्यूमंस की। अब एनिमल्स में क्या होगा? एनिमल्स में ट्रीटमेंट ज़्यादातर इफेक्टिव नहीं होता है इसका टीबी का, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स दे सकते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, आइसोनाइजिड हो गया। ओके, अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप? देखो, इसके लिए आप इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल आपको तभी पता होगा जब आपको ये पता होगा कि ये बीमारी फैली कैसे। तो ये कैसे फैल रही है? जैसे मान लो जो मिल्क है उसको क्या कर रहे हैं, उसको उबाल के नहीं पी रहे हैं आप, ठीक है, उससे फैल सकती है। या फिर जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है ना, उनका जो भी, जैसे मान लो उनकी बॉडी हो गई, अगर उसको डिस्पोज आपने अच्छे से करना है, ठीक है, केयरफुल रहना है डिस्पोज करते टाइम, या फिर उसका जो भी फीकल मैटर सब कुछ होगा वो भी उसको अच्छे से डिस्पोज करना है इन्फेक्टेड एनिमल के। ओके, उसके अलावा क्या होना चाहिए हम रोकने के लिए, और क्या कर सकते हैं? जैसे मान लो वैक्सीन, इसकी वैक्सीनेशन कर दी जाती है, ठीक है, प्रिवेंटिव। सबसे प्रिवेंटिव मेथड इसका कौन सा होता है? इसकी वैक्सीनेशन कर दी जाती है। अब वैक्सीन कौन सी दी जाती है इसको? बीसीजी वैक्सीन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, बेसाइल कालमेट ग्वेरिन स्ट्रेन दिया जाता है इसके लिए, ठीक है, ऑफ एम बोविस। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं इसका कंट्रोल? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आइसोलेशन कर सकते हैं उन एनिमल्स की जिसको, एनिमल्स या ह्यूमंस की, जो कि हमें लगता है जिनको ये टीबी हो रखी है ऑलरेडी। और क्या कर सकते हैं हम? रेगुलर हेल्थ सर्वेलेंस प्रोग्राम रख सकते हैं, यानी कि ह्यूमंस को जागरूक करने के लिए इस बीमारी के रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स कर सकते हैं, ठीक है, कि लोगों को पता लगे कि हाँ, ऐसे टीबी हो सकती है, इसके सिम्टम्स ऐसे हैं, तो लोग ध्यान रखें इस बारे में। उसके अलावा लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि हाँ, अगर आप इन्फेक्टेड एनिमल को हैंडल कर रहे हैं या ह्यूमन को, देन आप अच्छे से पूरी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वियर करें, यानी कि उसके लिए आप क्या करें, मास्क वियर करें, ग्लव्स वियर करें। ओके, जो भी कंटेमिनेटेड चीज़ है उस एनिमल या ह्यूमन की जिसके संपर्क में वो आया है, उसको आप डिस्कार्ड ही कर दो। ओके, तो ऐसे आप इसका क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन और कंट्रोल कर सकते हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो थैंक यू सो मच।